स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लस कुछ रीजनिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट जो कि न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड है। सबसे पहला जो बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ हाउ मच वर्क इज डन बाय द बॉडी। यानी अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, जैसे मान लो कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो वो एक्चुअल में कितना काम कर रहा है। तो लेट अस सी कि देखो वर्क इक्वल टू होता क्या है। हमने पढ़ा था W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, जिसमें कॉस थीटा थीटा क्या था, एंगल था, जो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से इसके बारे में डीपली पढ़ा था। तो जब आप कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इनके बीच में जो एंगल होगा उसी हिसाब से हम वर्क निकालेंगे। आप जानते होंगे जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो उसका सेंटर की साइड में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब एक फोर्स है जो इनवर्ड की साइड में लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जो होगी जब भी कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो इस तरीके से जा रहा है टेंजेंशियली। तो ये जो इसके बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। आप जानते हो एक प्रॉपर्टी होती है जब कोई सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ हो रही है रेडियस और एक टेंजेंट हो तो उसके बीच एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब 90 एंगल है, तो यहाँ पे cos 90 हो गया। और आप जानते हो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो चाहे कितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा हो, कितनी भी डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपको मेनली बस क्या बताना है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कैसी लग रही है, टेंजेंशियली लग रही है। ये मेन चीज़ है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, आई एम डैम श्योर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी एक एनर्जी जो होती है जब वो किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देती हूँ कि जब आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता है कि जब सन की रेज आती हैं तो जो सन की रेज है वो करती क्या है, जो सनलाइट है यानी हम उसको सोलर एनर्जी कहते हैं, वो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज का मतलब हो गया केमिकल एनर्जी। इसका मतलब जब सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती होगी तो कुछ एनर्जी रास्ते में भी यानी एनवायरनमेंट में भी वेस्ट हो जाती होगी। वही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म सम एनर्जी इज वेस्ट इन द एनवायरनमेंट। आप ये भी कह सकते हो कुछ एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट या सराउंडिंग में वेस्ट हो रही है, उसी एनर्जी को हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझा भी दिया। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है कि वर्क डन बाय अ फील्डर व्हेन ही टेक्स अ कैच इन अ क्रिकेट मैच इज नेगेटिव। मतलब जो फील्डर है जब वो एक क्रिकेट मैच में कैच करता है तो उसका वर्क नेगेटिव क्यों होता है। आपने कभी भी नोटिस किया हो जब भी क्रिकेटर एक बॉल को स्टॉप करने की कोशिश करता है तो फील्डर जो है वो फोर्स जो लगाता है ना वो बॉल की अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, मतलब पीछे की साइड अपने हाथ को करता है ताकि जल्दी से वो उसको कैच करके स्टॉप कर सके। इसका मतलब अगर फोर्स इधर लग रहा है या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट का मतलब एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। मैं आपको बता चुकी थी लास्ट क्लास में भी बहुत सारे एंगल्स के बारे में, जिसमें cos 180 की वैल्यू भी बताई थी, माइनस होती है। मतलब W इक्वल टू जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जब आप यहाँ cos 180 पुट करोगे तो चाहे ये पॉजिटिव हो ये पॉजिटिव हो, लेकिन ओवरऑल आपका आंसर जो है वो cos 180 की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए बोला है यहाँ पे कि जब भी एक फील्डर कोई काम करता है तो वो हमेशा नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन या फिर जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो उसे कैच करने की कोशिश करता है स्टॉप के लिए, जिससे उनके बीच में एंगल जो बन जाता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ये रहे कुछ हमारे बेसिक जो गिव रीजंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी कह सकते हो आप इसे। अब आते हैं नेक्स्ट, is it possible to that no transfer of energy takes place even when force is applied on the body। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो तब भी कोई एनर्जी टेक्स प्लेस नहीं हो रहा हो। तो यस, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। मतलब फिर से आपको समझाती हूँ, इसमें क्वेश्चन का मीनिंग है जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एनर्जी टेक्स प्लेस ना हो, ट्रांसफ़र हो। यस, देखो एनर्जी जो होती है वो तब, एनर्जी का मतलब क्या होता है ये हमने पढ़ा था, एनर्जी का मतलब होता है वर्क। अगर आप काम कर रहे हो तो एनर्जी है,
इसका मतलब क्या फोर्स लगाना ही वर्क होता है? नहीं। वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब होता है जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ज़ीरो है, तो आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, चाहे आप 1000 न्यूटन भी लगा लो, तब भी वर्क नहीं माना जाएगा। तो वही सेम चीज़ है, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और जब उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो अपने आप ही आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और अगर वर्क डन ज़ीरो हो गया तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। अब बात आई कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या सिर्फ एक यही आंसर है? नहीं। एक तो वर्क इससे भी ज़ीरो हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, और एक एंगल से भी। अगर कॉस थीटा, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कॉस 90 हो जाए, थीटा की वैल्यू 90, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री बन जाता है, तब भी जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। और अगर वर्क डन ज़ीरो होगा तो एनर्जी भी ज़ीरो होगी। तो फोर्स से कनेक्शन नहीं है कि आप कह दो एक बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो वर्क डन हो रहा है। जैसे आप एक बॉल है, एक बॉल पे कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो बॉल मूव तो नहीं हो रही ना, इसका मतलब आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन उस पर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। अब ये क्वेश्चन है जो बोर्ड का है। इस क्वेश्चन में क्या है? शो दैट द क्वांटिटी 2k/v²। वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे बताओ ये जो क्वांटिटी है वो कौन सी होगी। तो आप जानते हो यहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी बोला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2mv², और यहाँ है v²। 2 से 2 कैंसिल हो गया, v² से v मतलब m, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आ गई? मास। कभी कभी हो सकता है वो इसकी यूनिट भी पूछ ले, तो आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है? kg, जो पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लास्ट पे। यहाँ क्वेश्चन ये है, अब आपके न्यूमेरिकल से शुरू होंगे इसके बाद। इन वॉट वे डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ वाटरफॉल डिफर फ्रॉम द टेम्परेचर एट द टॉप। ऐसा क्यों है कि जब वाटरफॉल हो रहा होता है तो जो टेम्परेचर ऊपर की साइड होता है टॉप पर, और जो बॉटम में पानी है, उन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है? तो देखो अब हम यहाँ पे समझते हैं इसी एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। यानी जो पानी बॉटम और टॉप पे होगा तो उसमें ऐसा फ़र्क इसलिए होगा क्योंकि जब टॉप पर होगा तो वहाँ पर होगी हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। क्लियरली बोलूँ तो ग्रेविटेशनल वाली, क्योंकि दो तरीके की एनर्जी होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी टॉप पर। जब वो वाटरफॉल नीचे आएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। जैसे ही वो ज़मीन पे टच कर जाएगा तो वही काइनेटिक एनर्जी हीट फॉर्म में नीचे कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब टॉप पर था यहाँ, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अगर नॉर्मल है, मान लो लेट इट बी कि अगर 10 या 15 डिग्री सेल्सियस है, तो धीरे धीरे नीचे जाने के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसीलिए वही टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे रेज हो जाएगा और बॉटम पे पानी थोड़ा वार्मर होगा, जबकि टॉप पर पानी उसके कंपेयर में थोड़ा सा मतलब ठंडा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस कॉन्सेप्ट की वजह से? ग्रेविटेशनल। क्यों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हुई? आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh, यानी ये हाइट पर बेस्ड होती है। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कन्वर्ट होगी जब वाटर फ्लो होगा तो वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, और बॉटम में जैसे ही वो ज़मीन को टच करेगा तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कुछ बेसिक है जो हमने वार्म अप कर लिया कि हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में। अब हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने सेलेक्टिव न्यूमेरिकल्स ही रखे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएं। सबसे पहला, अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम अप अ स्टेयर एंड रीच द रूफ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर इन 5 सेकेंड। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब mg होता है। आपको पता है उस बॉय का जो मास है वो 40 है और ग्रेविटी 10 है। सिंपली आपने लिखा, बस यूनिट पर ध्यान देना, फोर्स पूछा है तो न्यूटन। अब पूछा है वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ये फॉर्म है क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? mgh। मास कितना है? 40, ग्रेविटी कितनी दे रखी है? 10, और हाइट कितनी है? 8, तो यहाँ पर हो गया 32। अब वर्क है तो ध्यान रखना जूल, यूनिट ध्यान से रखना है। अब पावर स्पेंड, पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क आप निकाल चुके हो सेकंड पार्ट में, और टाइम कितना है? 5। हमेशा ध्यान रखना है इस टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है क्योंकि ये आपने जूल में लिया है। तो यहाँ पर टाइम आ गया आपका 640, सॉरी पावर आ गई 640, और यूनिट क्या होती है पावर की? वॉट। सिंपली आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखो इसमें क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर है 3 किलोवाट। किलोवाट नहीं, हम इसको वॉट में बदलते हैं, यानी हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3000 वॉट हो गई।
अब उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर जो है इतनी है और उसको यूज़ किया जा रहा है 10 घंटे के लिए, तो बताओ कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की होगी। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क मतलब होता है एनर्जी। सिंपली आप इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिसिटी वाले से भी ले सकते हो। मान लो आपके घर में कोई एक बल्ब है जिसकी पावर दे रखी है, आपने सुना होगा 100 वॉट का बल्ब, अगर आप उसे 10 घंटे चलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि उससे कितनी बिजली बनेगी, मतलब कितनी एनर्जी बनेगी। तो अगर हम P को T से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या पता लग जाएगा कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्योंकि वर्क मतलब ही एनर्जी होता है। तो पावर कितनी है हमारी 3000 और टाइम कितना है 10। अब ध्यान रखना यहाँ पर 3000 लिया है, अभी अभी मैंने बताया था अगर यहाँ पे वॉट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सेकंड, लेकिन आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है किलोवाट आवर में। तो अगर हम इसको वॉट में बदलते हैं और इसको अगर हम सेकंड में बदलते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा ना वो हमारा जूल वाली कॉन्सेप्ट से आएगा, मतलब सारी छोटी यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब है 3000 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60, यहाँ पे जो आएगी ये वैल्यू जूल में आएगी। इसको तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में किलोवाट आवर में पूछा है। पावर हमारे पास किलोवाट में थी और टाइम हमारे पास में आवर में था, तो हमें डायरेक्टली यही यूज़ करना है। तो एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी, पावर कितनी है हमारी 3 किलोवाट और टाइम है 10, मतलब हो गया 30 किलोवाट आवर। अगर आपको ऐसे कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है, तो आप ये रिलेशन जरूर याद रखो जो पेपर में आता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर आप किलोवाट आवर में बदल देते हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 30 किलोवाट आवर इक्वल टू 30 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि 10 10.8 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, आप चाहो तो इसको पॉइंट को इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, 1.08 इंटू 10 की पावर 8, जो कि किस में आ गई, आपकी जूल में आ गई। या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो ये जो है ये भी वही है, ऐसे भी आंसर वही आएगा और ऐसे भी, दोनों एक ही चीज़ हैं, पर ये रिलेशन लर्न करो तो ज़्यादा बेटर है। तो पहले हमने किलोवाट आवर में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ये क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रक होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एक 50 लीटर वाटर है जिसको एक हाइट 2 मीटर से हमने यहाँ पर एक वाटर ने पंप किया है 5 सेकंड के लिए, बताओ कितनी पावर होगी। आप जानते हो पावर का मतलब है काम करना कितने टाइम में, काम मतलब हो गया एनर्जी। अब एनर्जी में है, आप हाइट ले रहे हो तो आपको पता है यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही होगी। तो सबसे पहले हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो वो हम जानते हैं mgh है। क्या हमें यहाँ पर पता है कि पानी का मास कितना है, नो। ग्रेविटी हाँ हमें पता है, और किस हाइट पे ये भी, बस मास नहीं पता, ये पता है कितना लीटर पानी है। तो आप जानते हो कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। पानी की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी क्वेश्चन में गिवन हो, यहाँ गिवन है 1000, तो डेंसिटी जो होती है वो केजी में 1000 होती है, जबकि ग्राम में लोगे तो वो 1 होती है। हम केजी में लेके चल रहे हैं क्योंकि सब कुछ उसी में ही है, मीटर में, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी जो है वो है 1000। मास हमें नहीं पता। अब बात आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन तो है कि वॉल्यूम कितनी दे रखी है 50 लीटर, लेकिन ये दे किस में रखी है, लीटर में दे रखी है। तो लीटर में तो हम नहीं कर सकते, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में कैसे हो जाएगा, 50/1000, सीधे ही किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर क्यूब में। तो हमने वॉल्यूम को लिखा वॉल्यूम की जगह। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 50/1000 इक्वल्स टू मास। 1000 से 1000 कैंसिल, यानी मास की वैल्यू कितनी आ गई 50 kg, यानी मास आ गया 50, यूनिट जरूर लिखना केजी में। ठीक है, 50 kg, जी जो है वो 10 है और हाइट है 25। हमने ये निकाल लिया कितनी एनर्जी थी, यानी फर्स्ट निकाल चुके हैं हम। अब ये बोला था कि टाइम में, यानी पावर पूछी है, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो गया, 50 इंटू 10 इंटू 25/5, 5×5 = 25, यानी 2500, और यूनिट जरूर लिखनी है वॉट, क्योंकि बेसिक में है, तो यहाँ पर आपके पावर कैलकुलेट हो गए। बस आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है इसमें कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए कि लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये भी पंप वाला ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखना कैसे अलग है। यहाँ बोला हुआ है कि पंप इज़ यूज टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर। एक पंप है वो जो 500 kg पानी को उठा रहा है, किस डेप्थ से उठा रहा है, 80 मीटर की डेप्थ से 10 सेकेंड में। अब पूछा है कि वर्क डन बताओ। फिर से वर्क डन जो हो रहा है वो डेप्थ से है, इसका मतलब हाइट की बात हो रही है, तो हाइट की बात है, इसका मतलब W = mgh।
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। मास हमें दे रखा है, ग्रेविटी जो है वो भी हमें दे रखी है, और हाइट जो है वो भी हमें दे रखी है। हमने सिंपली इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 8 5 जा 40 और 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपके पास, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसे 40 किलोवाट भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर आप इसको जूल में ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है। किलोवाट सॉरी गलत है, किलोवाट यूनिट तो पावर की होती है, वो नहीं हो सकती। ये हो गया। अब आते हैं हम पावर पे। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क हम निकाल चुके हैं, वर्क हमने लिखा अपॉन टाइम। देखते हैं कितनी देर के लिए था, 10। तो हमने इसे कट किया तो ये आ गई आपकी वॉट में। ठीक है, बोला भी नहीं है किलोवाट में, तो कोई नीड नहीं है निकालने की। ये हो गया आपका बी पार्ट। अब सी पार्ट पे देखो, सी में क्या बोला है, द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ़ द इफ़िशियंसी इज़ 40%। इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो थोड़े से स्टक हो जाते हैं। तो पहले हम इफ़िशियंसी का ही कॉन्सेप्ट समझते हैं। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि काम करना कितने अच्छे से हुआ है, कि आपका काम 100% हुआ है या कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई है। 40% हुआ है, इसका मतलब 60% वेस्ट हुआ है। अब जो इफ़िशियंसी का मतलब है, जितना आपको रिजल्ट मिला आउटपुट, क्या उतना ही इनपुट था। अगर आपके इनपुट के बराबर ही आपको आउटपुट मिल रहा है, मतलब आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इफ़िशियंसी 100% होगी। लेकिन अगर आप 100% मेहनत कर रहे हो और काम आपको सिर्फ 40% का मिल रहा है, तो आपकी इफ़िशियंसी 40% होगी। तो ये हो गया इफ़िशियंसी का फॉर्मूला। यानी आउटपुट मतलब जो आपको रिजल्ट मिलेगा, और इनपुट मतलब जो आप काम करते हो, एफर्ट्स देते हो। ठीक है, अब वो पावर के टर्म्स में भी हो सकता है, वर्क के टर्म्स में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पावर के टर्म्स में पूछा है। अब आप ध्यान से देखना, इफ़िशियंसी आपको कितनी दे रखी है, इफ़िशियंसी दे रखी है हमें 40%। यहाँ परसेंट है, अगर इधर ले जाओगे तो फिर यहाँ इंटू 100 करने की नीड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इक्वल्स टू, अब आते हैं पावर आउटपुट। पावर आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो आपको पंप करके दे रहा है। आप तो पंप को, हैंडल को मूव करोगे जिससे पंप में पानी निकलेगा। तो पावर आउटपुट जो है वो आपको कितनी दी गई है, जो आपने सेकेंड पार्ट में निकाली है, ये पंप के थ्रू है। अब आपने कितना काम किया है वो देखते हैं कि पावर इनपुट कितना होगा आपका। तो आप जब इसको इधर से कट करोगे तो आपको पावर इनपुट मिल जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे पावर इनपुट या वॉट में लिख लो, नहीं तो अगर आप किलोवाट में करना चाह रहे हो तो इसे 1000 से डिवाइड करना। जैसे ही 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको 100 किलोवाट मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, आउटपुट और इनपुट में क्या फ़र्क होता है। आउटपुट जो मशीन करके देगी आपको काम, और इनपुट जो आप मशीन के लिए काम करोगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं। मैंने ये आपको क्लास में भी डिराइव करवाया था, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फर्स्ट वीडियो में आप देखना, मैंने आपको बहुत सारे डेरिवेशंस भी समझाए हैं। तो P इक्वल टू एफ इंटू वी है। अब यहाँ पर बोला है कि एक ऑक्स है जो कि 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उसकी वजह से कार्ट रेस है जो एबल टू मूव कर पा रही है किस स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब बताओ कि कितनी पावर डेवलप हुई होगी। तो पावर इक्वल टू 1000 इंटू वेलोसिटी हो गई 30। इसका मतलब क्या है, 30,000। अब पावर है तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। अगर नहीं मेंशन है तो आप इसी में कर दो। अगर आप चाहते हो इसे किलोवाट में बदलना तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोवाट। वो आप पर है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, वही सेम मैंने क्वेश्चन डाला है ताकि आपको ये ध्यान रहे। एक पावर मोटर है जिसकी 40 किलोवाट, यानी पावर दे रखी है 40 किलोवाट। किलोवाट है तो आप इसको वाट में बदल सकते हो 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब उसने कहा है कि इतना लोड उठा रहा है, न्यूटन है, इसका मतलब क्या है, 20,000 न्यूटन। अब आपसे पूछा है किस स्पीड से वो मोटर इस चीज़ को उठा रही होगी। तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर जो है वो आपने लिख ली, और फोर्स जो है वो भी आपने लिख लिया, इनटू वेलोसिटी आपको पता करनी है। जब आप इससे कट करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी। सिंपल है, बस एक फॉर्मूला लर्न करना है और इससे आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो, इसमें लिखा है एक बॉय है जो 350 न्यूटन का वेट है उस बॉय का, जो कि 30 स्टेप्स चढ़ रहा है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, स्टेयर्स चढ़ते हो, ऐसे 30 स्टेप्स चढ़ रहा है, और हर एक स्टेप जो है वो 20 मीटर हाई है। मतलब ये जो है हर एक स्टेप जो है वो 20 सेंटीमीटर में हाई है, मीटर में भी नहीं है। इसका मतलब हाइट जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो अगर हम इसे मीटर में बदलते हैं तो हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.2 मीटर। लेकिन कितने स्टेप्स चले हैं, टोटल 30 स्टेप्स, यानी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, जो टोटल हाइट है, अगर एक स्टेप चढ़ने में 0.2 मीटर बढ़ रहा है तो 30 स्टेप्स चढ़ने में यहाँ पर आपका हो गया
6 मीटर, ये आ गई आपकी हाइट। अब ये पूरा काम जो है वो कितने टाइम में किया गया है, 1 मिनट में। मिनट तो हम ले नहीं सकते, यानी 60 सेकेंड्स, मतलब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पूछा है कितना वर्क डन होगा। जब वो हाइट चढ़ रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही वर्क है, तो मास कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब मास तो दे ही नहीं रखा, न्यूटन दे रखा है। न्यूटन का मतलब क्या होता है, एम जी भी होता है और एम ए भी होता है। अगर ग्रेविटी के फेवर में है तो वो जी हो जाएगा। तो वही एम जी की वैल्यू दे रखी है, मतलब इस पूरे कंप्लीट की वैल्यू 350 है। और हाइट कितनी है यहाँ पर, 6 है। तो यहाँ पर आपका आ गया 2100 जूल। जूल ध्यान रखना है, यूनिट। पावर स्पेंड, पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क यहाँ पर कितना है 2100 फर्स्ट पार्ट में, और टाइम कितना है 60। सीधे किया आपने, 3 के टेबल से कट कर लिया और ये आ गया आपका 35 वॉट। यूनिट के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 50 kg टू क्लाइंब अ स्टेयर। मतलब एक पर्सन ए है जिसको टोटल 20 सेकेंड लगते हैं, जिसका मास 50 kg है एक स्टेयर को चढ़ने में। वहीं पर एक दूसरा इंसान है, उसका मास भी सेम ही है, 50 kg है, लेकिन उसको वो टाइम करने में लगता है 15 सेकेंड। तो बताओ वर्क डन क्या होगा। मैंने आपको बताया है वर्क का मतलब होता है काम को करना, मतलब एनर्जी भी वही है और वर्क भी वही है। अगर आप काम कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि अगर आपकी एनर्जी जो है वो सेम ही मानी जाएगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक पेपर है जिसको लिखने में मुझे 2 मिनट लग रहे हैं और उसी पेपर को नोट डाउन करने में किसी और को 5 मिनट लग रहे हैं, पर दोनों नोट डाउन कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों का वर्क बराबर है। तो वर्क डन जो है वो तो किस बात पे डिपेंड करता है, वर्क का कोई टाइम से मतलब नहीं होता। वर्क का मतलब होता है एम जी एच, या फिर काइनेटिक एनर्जी की भी फॉर्म हो सकती है। तो दोनों केस में वर्क सेम ही है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, अगर हम मान लें इसने भी हाइट वही चढ़ी और इसने भी हाइट वही चली, तो मास तो दोनों के सेम है, जी भी दोनों का सेम होगा, एच भी। इसलिए हम कह देंगे वर्क डन बाय ए अपॉन वर्क डन बाय बी जो है वो 1:1 है। बट पावर की बात की जाए तो पावर जो होती है वो टाइम पर डिपेंड करती है। अगर हम एक ही पावर निकालें तो हम कहेंगे उसका वर्क अपॉन उसी का ही टाइम लिखा जाए, और पावर अगर बी की निकाल रहे हैं तो उसी का वर्क अपॉन उसका टाइम लिखा जाए। वर्क तो दोनों का सेम है क्योंकि दोनों काम कर पा रहे हैं, तो टाइम ये ऊपर चला गया। अब बी ने कितना टाइम लिया था, बी ने टाइम लिया था आपका 15 सेकेंड, ठीक है, और ए ने कितना टाइम लिया था, टोटल 20 सेकेंड। तो यानी आपका आंसर आ गया 3:4। यानी पावर में रेशियो आएगा, लेकिन वर्क दोनों कर पा रहे थे, दोनों का सेम मास था, क्योंकि वर्क इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें मास भी सेम है दोनों बॉडीज़ का, और जी भी सेम ही होता है, कांस्टेंट है, और एच भी हाइट सेम चली है, इसलिए दोनों का वर्क भी सेम हो गया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो फिर से वही 20 लीटर, तो देख के घबरा जाते हैं। इसमें लिखा है एक बॉय है जिसको 3 मिनट्स लगते हैं 20 लीटर बकेट को उठाने में। यानी ये एक बॉय है जिसको टोटल 3 मिनट लग रहे हैं, और उस बकेट में पानी कितना है, यानी वॉल्यूम है 20 लीटर, और ये कितनी हाइट का है, 20 मीटर डीप वेल को ये उठा रहा है। वहीं पर जो दूसरा पर्सन है, यानी जो फादर है, उसको जो टाइम लग रहा है वो 2 मिनट्स लग रहे हैं यही काम करने में। काम तो दोनों कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब है यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ बताया ही नहीं है कि बॉय और फादर का क्या हाइट है, क्या है, कुछ भी नहीं बता, बस ये बताया दोनों बकेट को उठा रहे हैं जो 20 मीटर डीप है। इसका मतलब दोनों काम कर पा रहे हैं, तो वर्क डन बाय ए, और जो फादर है वो हमेशा 1:1 ही होगा। अब हम आगे आते हैं कि पावर डेवलप्ड बाय देम। तो पावर डेवलप्ड बाय, अगर पहले हम बॉय की निकालें अपॉन पावर डेवलप्ड बाय फादर की। पावर होती क्या है, पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना। बॉय का टाइम हो गया, और यहाँ पर वर्क डन बाय फादर अपॉन टाइम। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ने सेम काम किया है, तो दोनों के वर्क तो सेम हो गए, लेकिन टाइम ऑफ बॉय और टाइम ऑफ फादर जो है वो दोनों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो टाइम ऑफ फादर अपॉन टाइम ऑफ बॉय। अब फादर को टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट्स, वहीं बॉय को लग रहा है 3, यानी पावर हो गई 2:3। अब आते हैं हाउ मच वर्क डज ईच। मतलब काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन हमें इनका वर्क निकालना है। वर्क का मतलब होता है mgh। अब हमारे पास क्या मास है, नहीं है हमारे पास कि उस बकेट का मास कितना है, जो बकेट थी जिसको उठाया गया था, क्या उसका मास पता है, नहीं। तो हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी अभी हमने किया भी है। डेंसिटी जो है वो 10 की पावर 3 मतलब 1000 होती है,
मास नहीं पता, वॉल्यूम लीटर में है, लीटर में करने के लिए मीटर क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई, जैसे ही आप इधर मल्टीप्लाई करोगे आपको मास कितना मिलेगा बकेट का 20 किलो, यानी बकेट जो है वो 20 kg की है, ग्रेविटी जो है वो 9.8 दी है इस क्वेश्चन में, और हाइट जो है बकेट की वो कहाँ है, अच्छा हाँ 20 मीटर डीप वेल है जहाँ से इसको निकाला गया है। इसका मतलब है यहाँ पर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। बस ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में एक बेसिक सी चीज़ है कि जी जो दे रखा होगा आपको वही जी लेना है, उसके अलावा कोई भी जी पे आपको ध्यान नहीं देना है, वरना बच्चे जल्दी जल्दी में वही वैल्यू लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका 3920, ठीक है जूल, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक ब्लॉक है जो कि ए है जिसका वेट जो है वो दे रखा है आपको 100 न्यूटन है ना, और इसको एक स्लोपी एरिया से लेके जाया जा रहा है जिसका मास जो है जिस एरिया से, यानी जैसे कभी आपने देखा हो कि ट्रक वगैरह में से जब मिट्टी निकलती है तो वो इसी तरीके से निकलती है, तो जिस स्लोपिंग एरिया से लेके जाया जा रहा है वो 5 मीटर है। एक कांस्टेंट फोर्स इस पे लगाया जा रहा है, मतलब जितना उसका वेट है ना उतना ही उस पर फोर्स लगाया जा रहा है 100 न्यूटन का। अगर आपसे वो यहाँ पे पूछते हैं कि कितना काम किया होगा इसने, तो वर्क डन बाय आपके फोर्स से कितना हुआ होगा, तो पहले आपको ये देखना है कि ये वर्क डन है किस फॉर्म में। तो आपको दिख रहा है कि एक हाइट अचीव हो रही है, यानी बॉक्स यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो कितनी हाइट अचीव हो रही है 3, तो यानी mgh। अब उस वेट को ही लेके जाया जा रहा है तो उसका जो बॉक्स है उसका वेट कितना है 100, और किस हाइट से लिया जा रहा है 3, तो ये हो गया 300 जूल, और यहाँ पे आपका वर्क निकल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता किस स्लोपिंग एरिया से, आप हाइट को देखोगे कि बॉक्स कहाँ से कहाँ फाइनली पहुँच चुका है, कितनी हाइट उसने अचीव कर ली है। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें बोला है एक ट्रक है जिसका वेट जो है वो दे रखा है 1000 kgf, ये वेट है, इसका मतलब ये मत समझना कि ये क्या कहते हैं डब्लू है, ये वेट है। इसको अगर आपको बदलना है न्यूटन में तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना इस क्वेश्चन में 10 दिया है तो 10 से करेंगे। स्पीड जो है, मतलब पहले उस ट्रक की जो स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी, और बाद में उस ट्रक ने 2 मिनट में अपनी स्पीड को इतना चेंज कर लिया, और ये टाइम लिया 2 मिनट्स का। ये ध्यान रखना, ये kgf में और ये किलोमीटर पर आवर में, यहीं पे बच्चे अस्टक हो जाते हैं कि आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 5/18 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब पहले स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गई आपकी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वही वर्क डन के इक्वल होता है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², यही वर्क डन के इक्वल है, ठीक है। अब वर्क डन तो हमें पता ही करना है पहले पार्ट में कि इंजन ने कितना काम किया। 1/2 ट्रक का मास तो नहीं बदलेगा, पर v² माइनस u² दोनों अलग अलग हैं, तो 1/2 मास जो है हमने लिखा 1000, वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 10 का स्क्वायर हो गया 100, मतलब 1/2 इंटू 1000 इंटू 300, और यहाँ पे आपका ये कट हो गया और वर्क डन पता लग गया 150,000, ये हो गया 1,50,000, और ये आ गई जूल, यूनिट आएगी जूल में, ठीक है। अब पावर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जब वर्क निकाल चुके हो। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, टाइम दिया था आपको 2 मिनट्स, ध्यान रखना मिनट्स में नहीं लेना, फिर से बताया था, तो इसको 2 × 60 किया, और यहाँ पर आपका हो गया फाइनली आपका आंसर हो गया 5000/4, 1250 वॉट, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि इसको वॉट में ही रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बुलेट है जिसका मास है 50 ग्राम, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, 500 मीटर पर सेकेंड से। जिस बुलेट का जो मास है वो 50 kg है, नहीं सॉरी 50 ग्राम है, और ये जिस वॉल में स्टक हो रही है किसी टारगेट में, उसके अंदर थोड़ी सी, ये जो अंदर है जितनी गई है, ये गई है 10 सेंटीमीटर तक, और फिर उसके बाद वो वहाँ जाके रुक गई है, रेस्ट पे आ गई है। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से वो जा रही थी वो तो 500 थी, लेकिन बाद में जाके रुक गई है। तो आप जानते हो जो पहली वेलोसिटी होती है उसे हम u मानते हैं, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम क्या मानते हैं v, मतलब ये फाइनली जाके रेस्ट पे आ गई है, तो v 0 हो गया।
कितना हुई है अंदर, उसके अंदर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो हमने डिवाइड किया, यानी 0.1 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी पजेस बाय द बुलेट। बुलेट ने कितनी काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रखी होगी, और लास्ट में पूछा एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, किस स्पीड से वो मूव कर रही है। ठीक है, अब 1/2, लेकिन चेंज हुआ है, देखो पहले अलग था बाद में जाके, तो आपने इसमें यहाँ पे चेंज लिखा। मास तो बुलेट का बदलेगा नहीं, तो v² माइनस u²। अब मास जो है, मास कितना है बुलेट का, 50 ग्राम है, ग्राम में नहीं लेते तो इसे kg में बदला। फाइनल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 500 थी, जिसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, 1/2, यहाँ पर आपका ये कट गया, इंटू 1/20, और यहाँ आ जाएगा 25, 2,50,000 नहीं 25 हो गए, है ना। तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया। अब ये ध्यान रखना, ये माइनस में है, तो आपका फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी चेंज है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले 500 थी, बाद में जाके रुक गई, तो ये तो आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसको कट किया, और ये हो गया आपका 4 से 4, ये आ गई आपकी वैल्यू, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स मतलब F इक्वल टू ma। क्या हमें A पता है, नहीं, प्रॉब्लम हो गई, तो A नहीं पता, पर हमें ये तो पता है A का फॉर्मूला होता है V माइनस u/t। तो मास तो हमें पता है, मास हमारा ग्राम में था, हमने इसको बदला, है ना। वेलोसिटी अभी मैंने बोला था फाइनल 0 है और इनिशियल 500 है, और टाइम कितना है इसका, टाइम क्वेश्चन में बुलेट का बोला हुआ है, ओह यहाँ तो टाइम ही नहीं दिया। अब हम टाइम कैसे निकालें, सबसे बड़ी बात, क्योंकि टाइम तो मेंशन ही नहीं है। अगर हम इस तरीके से करते तो प्रॉब्लम होती। तो अब हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे नाइन्थ की। नाइन्थ में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताया गया था। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, v इक्वल्स टू u प्लस at, और एक होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अगर आपको s पता है, v पता है, u पता है, तो आप आराम से a निकाल सकते हो। आपने देखा था जिस वेलोसिटी पे वो रुकी थी वो 0 था, जिस वेलोसिटी से वो चल रही थी बुलेट वो 500 थी, और a हमें नहीं पता, और s हमें पता थी कि 0.1 मीटर में था। तो जब आपने इसको उधर भेजा तो ये हो गया -500 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से जब आपने पॉइंट हटाया तो ये आ गया a/5। तो आपने यहाँ लिखा -25, 5 का स्क्वायर किया 25, और जितने जीरो हैं उस हिसाब से किया, और 5 को मल्टीप्लाई में ले गए, तो यहाँ पर आ गया आपका -125, और वही जीरो जो है यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे एवरेज रिटार्डिंग फोर्स पूछा था, F इक्वल टू ma। अब आप ध्यान से देखना, उसमें मास में यहाँ था क्या, आई थिंक वो क्वेश्चन था, हाँ यही था शायद, है ना। यहाँ पर आपसे क्या पूछा था कि मास कितना दे रखा है उसका, 100,000 दे रखा है, यही क्वेश्चन था। नहीं, ओके, ये क्वेश्चन था बुलेट वाला। तो यहाँ पर मास जो था वो हमारा 50 ग्राम दे रखा था, तो 50 ग्राम को हमने बदला केजी में, और एक्सेलरेशन आ गई -125, ओके 4 0। ठीक है, सॉल्व किया, कट, और आपका आंसर आ गया 625। रिटार्डिंग है इसलिए आपका आंसर माइनस में ही आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर कभी भी रिटार्डिंग वर्ड लिखते ही आपको चेक कर लेना है कि आपका आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग से एक ट्रॉली जो है, पहले कोई उसे एक वेलोसिटी से खींच रहा है, फिर उस ट्रॉली का जो मास है वो दे रखा है 0.5 kg, और ये स्मूथली सरफेस पे जा रहा है। जब आपने इस ट्रॉली को छोड़ दिया तो ये दोबारा से एक स्पीड से आगे की साइड जा रही थी। अब बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग में कौन सी होगी। आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, जिसमें एक कैटेगरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है, और वो स्प्रिंग वाली यही होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपने जब इसको मूव किया तब इसमें थी काइनेटिक एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई स्प्रिंग वाली में, जब आप ट्रॉली को मूव कर रहे थे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो 1/2 mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। अगर स्प्रिंग वाली भी बात करेंगे तो भी हमसे तो पोटेंशियल एनर्जी ही पूछा है, तो हम क्यों ही लिखेंगे mgh, हम इसकी जगह पे सीधे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। इस ट्रॉली को जिस मास से मूव किया गया है वो है 0.5 ट्रॉली का, और जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 2 यानी कि 4, 2 का स्क्वायर कर दिया यानी 4, तो यानी आपका आंसर सिंपली क्या आ गया 1 जूल, और यही हो गई इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये है कि